जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ इंडियन डिजिटल पेमेंट्स को ग्लोबल सुपर पावर माना जा चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है अचानक कैश विड्रॉल्स में 12% की तेजी से एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों को चिंता में डाल दिया है। आखिर लोग इतनी तेजी से कैश क्यों निकाल रहे हैं? क्या कैश में इकोनॉमिक एंजाइटी बढ़ रही है? क्या ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का असर अब सीधा आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? और सबसे बड़ा और सीधा सवाल ये कि पीएम मोदी ने खुद सामने आकर फ्यूल बचाने और अननेसेसरी खर्च कम करने की अपील की है। उनको क्यों ऐसी अपील करना पड़ी? भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करता है, और वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन के बीच में क्रूड प्राइसेस ने भारतीय इकोनॉमी पर प्रेशर और बढ़ा दिया है। रुपये की बात करती है, रुपये में प्रेशर है और फॉरेक्स रिजर्व पर सीधी इस जो नजर है वो बनी हुई है, और इसी बीच पर कैश सर्कुलेशन जो है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। तो क्या ये सिर्फ टेम्पररी इकोनॉमिक प्रेशर है, या फिर भारत एक बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस के फेज की तरफ आगे बढ़ रहा है? तो इसको हम समझेंगे और चर्चा की शुरुआत करती हूँ। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। उमेश जी, आप अनम्यूट कर दीजिए खुद को, आपने म्यूट किया हुआ है। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, डिजिटल इंडिया के दौर में कैश डिमांड इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्या कोई पैनिक है? क्यों लोग मार्केट में जो कैश फ्लो है वो क्यों इतना बढ़ गया? देखिए, 8 नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 रुपए के नोट को सिस्टम से निकाला गया था, उस समय कैश अंडर सर्कुलेशन था 17 लाख करोड़। उसके अंदर 15.76 लाख करोड़ की जो 500 और 1000 रुपीज की करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया गया। उसके बाद 2023 के अंदर 2000 के नोट को रिकॉल किया गया। उसको डिमोनेटाइज नहीं किया, रिकॉल किया गया और सिस्टम से बाहर धीरे धीरे निकाला गया। और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें रॉयटर्स ने बोला है कि जो कैश अंडर सर्कुलेशन है वो 42 लाख करोड़ पहुंच चुका है। और ये एट द एंड ऑफ 2026, मार्च 2026। इससे पहले, साल भर पहले, ये जो सर्कुलेशन के अंदर था 37 लाख करोड़ था। अब सोचिए, 37 लाख करोड़ से 42 लाख करोड़ जो जो कैश अंडर सर्कुलेशन है, ये पैसा आपके जेब में, मेरे जेब में, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के लॉकर्स में पड़ा होगा, किसी के बोरियों में पड़ा होगा, और कोई बिजनेसमैन जो काला बाजारी कर रहे हैं उनके घर में पड़ा होगा। तो ये टोटल कैश विद सिस्टम के अंदर बैंक्स भी इंक्लूडेड है, वो 42 लाख करोड़ है। अभी रिपोर्ट आई है कि अप्रैल 1 और अप्रैल 15 के बीच में बहुत बड़े कैश विड्रॉल्स हुए बैंकों से, वो 61,000 करोड़ है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए, 61,000 करोड़ अगर बैंकिंग चैनल से अगर विड्रॉ होते हैं 15 दिनों में, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में कुछ अड़चने आ रही है। विश्वास खत्म नहीं हुआ है, अड़चने आ रही है। वो ट्रांजैक्शंस कैश में करना चाहते हैं, और सरकार ने भी कैश के ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिट भी लगाई हुई है। देखिए, कुछ पिछले 1 साल 2 साल पहले बेंगलोर के अंदर बहुत सारे ठेले वालों को नोटिस आया था जीएसटी डिपार्टमेंट में, जब उनका जो टोटल ग्रॉस रेसिप्ट था वो जीएसटी के परमिसिबल लिमिट से भी, एक तरह से बैंकों में जो पैसा आया था वो ज्यादा हो गया था। उसके कारण बहुत सारे लोग वहां पर अब कैश लेना चालू कर चुके हैं। उन्होंने यूपीआई का जो सिस्टम है, वो क्यूआर कोड है, वो हटा दिया है। सेकेंड, अप्रैल 1 और 15 के बीच में सेकेंड कारण ये हो सकता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और चुनावों के वक्त जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो क्राउड मोबिलाइज करते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कैश में करते हैं। कुछ जगह तो कैश बांटे जाते हैं वोटर्स को। तो इसका भी एक असर हो सकता है। थर्ड, आप ये भी देखिए कि गोल्ड और सिल्वर के दाम अप्रत्याशित रूप से लास्ट ईयर बढ़े थे। उसमें एक कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो ज्वेलरी शॉप्स है उधर जाके गोल्ड एंड सिल्वर बेच दिया था, और उसका पेमेंट उन्होंने कैश में लिया था, बैंकिंग चैनल पे नहीं लिया था। तो ये जो ज्वेलर्स है इनको भी कैश विड्रॉ करना पड़ा, ये भी रीजन है।
और सबसे बड़ी बात है कि कैश इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है। जो याद होगा आपको कि 2017 के अंदर जीएसटी आया था इमीडिएटली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। इसके कारण बहुत बड़ी जो एमएसएमई इंडस्ट्री है जो कैश में काम करती थी उनकी कमर तोड़ दी थी। अब वापस लोगों की इनकम बढ़ना चालू हो गई है, लोगों को एक तरह से कैश में काम करने का एक मौका मिल गया, इसके लिए वहां पर भी सर्कुलेशन बढ़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई जो है वो एक फेलियर है। यूपीआई भी चल रहा है देश के अंदर पैरेलल इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर वापस लोगों के पास बिजनेस आ रहा है। नहीं तो इतना बड़ा कैश के अंदर लोग क्यों डीलिंग करेंगे। यूपीआई में पेमेंट्स हमारे जो हैं वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। 46% वर्ल्ड का जो पेमेंट होता है, 46 to 49% पेमेंट जो होता है वो यूपीआई के थ्रू हो रहा है। हमारे 50 करोड़ जो सब्सक्राइबर्स है वो यूपीआई के थ्रू जुड़ चुके हैं। 7 करोड़ मर्चेंट बैंकर्स जो वो यूपीआई से जुड़ चुके हैं। बट देखने में आया है कि जो बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी के, जो या तो प्रॉपर्टी के हो सकते हैं या गोल्ड एंड सिल्वर के हो सकते हैं या दूसरे कोई कामों के लिए हो सकते हैं, वहां पर कैश यूज हो रहा है। इनफैक्ट आप ये भी देखिए कि देहातों के अंदर लोग कैश प्रेफर करते हैं, वहां पर कोई भी कैश लेन देन करते हैं। बैंकिंग चैनल के अंदर वो नहीं करते। तो सब जगह अच्छा ऐसे उमेश जी, इस चीज से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जो लोग हैं वो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से डर रहे हैं, उनको इस तरह का कोई डर है? और साथ ही साथ जो पीएम मोदी ने जो फ्यूल कॉन्वर्जेशन किया और उसकी कंजर्वेशन की अपील की, तो वो क्यों करना पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले दो चीजें हैं। बैंकों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.5-7%। इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन तो बढ़ता जा रहा है। लोगों को अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। अब वो क्या, अब अंबर जी आपको भी मालूम है कि गुजरात और बाकी जगह पर डब्बा ट्रेडिंग चलती है। डब्बा ट्रेडिंग के अंदर जो भी सौदा होता है वो पूरा कैश के अंदर होता है। तो भारत के अंदर ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जो कंप्लीटली कैश पे चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी को अभी बोलना पड़ा कि लोगों को कि आप अपना कंजम्पशन कम करिए, क्योंकि 88 to 89% जो हमारा हम फ्यूल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं। देश के अंदर एलपीजी जितना क्राइसिस आ चुका है, जो वॉर चालू हुआ था 28 फरवरी को चालू हुआ है। सोचिए इस सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई का समझ लीजिए 15 दिन, 75 डेज निकाल दिए हैं बिना कुछ लोगों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ डालकर। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 30,000 करोड़ पर डे दे आर लूजिंग ड्यू टू नॉन, क्योंकि हाइक नहीं किया है। जो क्रूड हम जो सरकार पहले 65 या $70 पे लेती थी, अब उसको एवरेज कॉस्ट आ रहा है $115 to $120। रुपया जो 88-89 था वो 95 पे पहुंच चुका है। तो इसके कारण बहुत बड़ा एक तरह से जो क्रूड के ऊपर, क्रूड और ऑयल के ऊपर हम 125 से $130 बिलियन खर्च कर रहे थे, अब ये खर्चा $200 बिलियन तक पहुंच चुका है। उसके अलावा सोचिए फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी आप देखिए कि गल्फ के अंदर वॉर भले ही रुक गया है पर वहां पर सप्लाई चेन खत्म हो चुकी है, हीलियम गैस नहीं आ रही है। फिर आप ये देखिए कि अमोनिया, फॉस्फोट सबकी प्रॉब्लम्स होती जा रही है। उसके कारण भी जो है दाम बढ़ चुके हैं। जो यूरिया का बैग जो किसानों को 266 रुपए में मिलता है, गवर्नमेंट को कॉस्टिंग आता है 4,200 रुपया। इतना गवर्नमेंट एक तरह से इनको सब्सिडी करता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप जो है ये केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है ये कम यूज करिए, मैनुअल जो है वो आप यूज करिए। सेकेंड, मोदी जी ने ये भी बोला है कि ओवरसीज ट्रेवल मत करिए। अभी जो है अप्रैल में जून जुलाई का सीजन होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं वो यूरोप, टर्की, अजरबैजान जो दुश्मन कंट्रीज है वहां पर भी ट्रेवल करते हैं। अब मोदी जी ने बोला है कि आप स्वदेश में ट्रेवल करिए, इंटरनेशनल ट्रेवल को अवॉइड करिए। एक और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि मोदी जी को ये भी बोलना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी ना जाए, और मोदी जी को क्या करना चाहिए, जो इंटरनेशनल कॉलेजेस है
की ब्रांच इंडिया में खोलनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर पॉलिसी जरूर आई है, पर काम बहुत स्लो चल रहा है। जी अगर समझ लीजिए, मेरा ये मानना है कि जो इतनी जो फीस, जो एक स्टूडेंट अगर 1 साल के लिए बाहर जाके अगर पढ़ता है अमेरिका या किधर भी, कम से कम 1 करोड़ रुपए का उसका एक तरह से सालाना कॉस्टिंग आ जाता है। आप सोच लीजिए कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर लग रहे हैं। तो ये जी भी बिल्कुल उमेश जी, मैं सवाल आपसे एक और पूछना चाहती हूँ कि जो फ्यूल प्राइसेस है, क्या वो बढ़ने से इन्फ्लेशन और जो महंगाई है वो और कितनी बढ़ सकती है, और साथ ही जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, जिसको जो हमारा वेस्ट एशिया है, उसका सीधा असर भारत पर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो वेस्ट एशिया क्राइसिस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण सप्लाई चेन जो है वो तहस नहस हो गई है। अभी कतर से हमें एलएनजी आता था, वो अभी बंद हो गया है, और अभी हम एलएनजी ले रहे हैं अर्जेंटीना से, फिर बाद में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्री से भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूएई के ऊपर भी 2-3 दिन पहले ईरान ने हमला किया, और उधर जो फुजीरा पोर्ट है जिससे भारत को सप्लाई होता है, वो उसको डैमेज कर दिया गया। यूक्रेन ने भी रशिया के जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है उधर हमला करके रशिया के भी जो स्टोरेज फैसिलिटीज है उसको ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण रशिया ने बोल दिया है कि जुलाई से पहले वो सप्लाई कर नहीं पाएंगे। और इसी के कारण सप्लाई चेन शॉक हो रहा है। अगर आप किसी नए पार्टी के साथ डील करने जाते हो तो आपको मार्केट रेट देना पड़ता है, और इसके कारण आपके खर्चा लागत बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारत की ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक चीज है कि सरकार को फ्यूल न बढ़ाने से घाटा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा ये मानना है कि सरकार को जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि जरूरी है। और एक चीज है, जब दाम कम होते हैं तो वैसे कम भी कर देना चाहिए। अभी बढ़ा तो रहे हैं, पर कम होते तो कम भी करने से लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी, यही मेरा मानना है। तो क्या है, सरकार, मोदी सरकार हमेशा क्या करती है, दाम बढ़ता है तो बढ़ा देती है, कम होता है तो करती नहीं है, एक्साइज ड्यूटी से उसको एक तरह से एडजस्ट हो जाता है। लोगों की ये शिकायत है। तो मैं बस आपकी चैनल से लोग आपको बता रहा हूँ, सब लोगों को बता रहा हूँ कि लोग ये चाहते हैं। सेकेंड, मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने एक तरह से क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि आगे के साल जो है, साल 1-2 साल बहुत टफ होने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि स्वदेशी गुड्स का आप चयन करिए। और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप इंपल्सिव बाइंग मत करिए। जैसे अभी आईफोन 17 के लिए आपने देखा कि लास्ट ईयर लोगों ने 1.5 लाख रुपया देख के चालू कर दिया, और आईफोन 18 के लिए अभी से जो उनकी मार्केटिंग है वो चालू हो चुकी है। और ये जो फोन है जनरली अगस्त और सितंबर में रिलीज होता है। तो वापस मेरा ये मानना है कि आप इंपल्सिव बाइंग मत करिए, जितना हो सके जो परचेज है उसको डिफर करिए, उसको पोस्टपोन करिए। और एक तरह से ये जितना आप बचाओगे पैसा उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपके चैनल से बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया जो है वो इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। हम 830 बिलियन डॉलर का, 860 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, पर इंपोर्ट भी हमारा ज्यादा है। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ 130 बिलियन डॉलर्स का है, रशिया के साथ कम से कम 60 से 65 बिलियन डॉलर्स का है। तो सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो रेमिटेंसेस है जो गल्फ से आ सकते हैं उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। लास्ट ईयर जो रेमिटेंसेस आए थे वो 138 बिलियन डॉलर्स आए थे, पर वो फिगर इस साल मेंटेन होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत हालत खराब हो रही है, और वहां पर लोग कैसे करेंगे वी डू नॉट नो। तो ये जी सब ग्लोबल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एक चेतावनी दी है, और उन्होंने कंपनीज को भी बोला है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो आप प्रोत्साहित करिए, और जिससे फ्यूल की बचत कम होगी। देखिए, मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे कि प्राइम मिनिस्टर इतने सारे सिक्योरिटी के साथ क्यों जाते हैं। देखिए, इंडिया इज 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हमारे डिक्लेयर्ड दुश्मन है पाकिस्तान, चाइना और अभी बांग्लादेश, अलॉन्ग विद टर्की एंड अमेरिका एज वेल। प्राइम मिनिस्टर को अपनी सिक्योरिटी के लिए इतनी सारी चीजें रखनी जरूरी है। साथ में हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी सिक्योरिटी हम घटा नहीं सकते।
अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना, आपको बोल रहे हैं कि आप विदेशी टूर मत करिए, तो पैसे किसके बचेंगे? आपके बचेंगे। वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल। आप एक तरह से सोना मत खरीदिए, सोने का दाम बढ़ चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड बेचते जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है? और उन्होंने ये भी बोला है कि लेकिन उमेश जी, एक और सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे कि क्या इकोनॉमी में आपको कोई मतलब कुछ पैनिक सिग्नल्स नजर आने लगे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें या डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं? अंबर जी, सबसे बड़ा इकोनॉमी में चैलेंज है फ्रीबीज का। देखिए, ये मैं सरकार की क्रिटिसाइज करना चालू करूंगा, क्योंकि सारी पार्टीज कर रही है, भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या आप देख लीजिए टीवी के हो जो तमिलनाडु में है, सब ने बोला है कि हम आपको, कोई बोलता है 1000 दूंगा, कोई बोलता है 2000 दूंगा, कोई बोलता है 2500 दूंगा, और तमिलनाडु में तो यहां तक हो गया है कि 4000 रुपये लेकिन उमेश जी, एक बात मैं आपकी बात मैं इससे डिसएग्री करती हूँ पूरी तरह से, और मैं खुद इस बात को कहती हूँ कि फ्री भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सरकारों के साथ साथ। क्या हम जो देश की जनता है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि हम फ्री बिली की लालच में सरकारें चुनते हैं, जो कि हमारा अपना देश का सबका जिस चीज से भविष्य जुड़ा है? देखिए, देश की जनता को वो मैच्योरिटी आने की जरूरत है, और एक तरह अरे से भाई, 80 साल से ज्यादा हो गए, कब मेच्योरिटी आएगी? हम कोई आज के 80 साल पुराने देश नहीं, हम तो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। ये लॉजिक यूसीसी पे भी लोग देते हैं कि अरे अभी समय नहीं आया, कब आएगा सही समय? ये तो कोई बात ही नहीं होती है। अंबर जी, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अभी भी मैच्योरिटी आनी बाकी है, लोग समझते हैं, पर इनहेरेंटली इंडिया इज नॉट अ गॉड लविंग कंट्री, इट इज अ गॉड फियरिंग कंट्री। जब तक आप कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ नहीं दिखाते हो, भारतीय लोग एक तरह से कभी भी मेजर्स नहीं लेते हैं। मुझे याद है कारगिल युद्ध में 1999 के अंदर लोगों ने इतना डोनेशन दिया था, जितना मतलब दिया था आप सोच नहीं सकते। और अरे कोविड के कोरोना अंदर, में ही देखिए, कोरोना में कोविड के देखिए, अंदर भी दिया था। कोविड में मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए जितने पैसे मेरे पास थे। हाँ, उसके तो बाद मैंने खुद क्राइसिस फेस की है। मैं वही बता रहा हूँ, लोगों ने तब किया है, पीपल रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग क्राइसिस। और मोदी जी अभी वो माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि क्राइसिस आने नहीं देना चाहिए, इससे पहले आप संभल जाओ। दिस इज जी। द थिंग मोदी जी वांट्स टू से, कि जो ओके। सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है, जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है, जो सिचुएशन बाकी कंट्रीज के अंदर हो रही है, आप पहले से ही एक तरह से अपना कंजम्पशन है वो रिड्यूस कर दो, जिसमें इंपोर्ट में, जिसके कारण हमारा रुपया स्टेबलाइज होगा। 1 साल के लिए करने के लिए बोला है, आजीवन करने के लिए नहीं बोला है, और कोई बहुत बड़ा कोई त्याग आपसे नहीं मांग रहे हैं। आपकी एक नेशनल जो आपकी ड्यूटी है वो करने को बोल रहे हैं। हमारे देश में लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर नाचना चालू करेंगे, मेरा भारत महान, सब चीज ठीक है, वो सब करिए, पर साथ में अपना ड्यूटी भी तो करिए। जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो सब भी करना जरूरी है। सिर्फ बॉलीवुड देखो, सॉन्ग्स में रख के मेरा अगर भारत महान। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं किसी चीज को आकर के, उनको बोलना पड़ रहा है कि आपको ऑयल कंजर्वेशन करना है, आपको सोना नहीं खरीदना है, आपको गैर जरूरी खर्चे नहीं करने हैं, जो इसके पीछे का मकसद सब और मतलब कितना गहरा हो सकता है, ये आप सबको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर एक और, उमेश जी, क्विकली मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ कि क्या भारत जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक टर्बुलेंस जो आ सकता है, जिसके संकेत मिल रहे हैं काफी समय से, क्या उसके लिए तैयार है? टर्बुलेंस आ चुका है, बस अभी हम इफेक्ट देखना चालू करेंगे जून के बाद। एक और एक चीज, ओके। सेकंड, एल नीनो फैसिलिटी भी आ चुका है। एल नीनो के कारण यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे बिल्कुल। फसल के ऊपर बहुत ये जो फसल होगी वो कम पैदावार होगी, और फूड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, पर आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम बता रहा हूँ, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है। आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, आप उसके हिसाब से फिनिश प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ा पा रहे हो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं जाएगा, तो सरकार को भी टैक्स कम आएगा, रेमिटेंसेस कम आएंगे। आउट आउट जो क्रूड हम $65-70 पे ले रहे थे एट द रेट ऑफ 88 और 87, अभी हम 95 पे ले रहे हैं। डॉलर जो है 95 पहुंच चुका है, रेट है $120। तो सबको समझने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सरल डिस्क्रीट शब्दों में बोला है, और अगर ये नहीं हुआ ना अंबर जी, भारत के अंदर फिनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, मैं बता रहा हूं, क्योंकि
फिनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगी, देखिए देश में आज तक फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फिनेंशियल इमरजेंसी जब लग जाएगी, तब आपके जितने भी फ्रीबी स्कीम है सब बंद हो जाएंगे। सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे सबके खर्चे कम कर सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि आपके घर में एसी चालू नहीं करने देंगे। वो सरकारी तंत्र विभाग में वो सब भी इतनी सब ऑस्टेरिटी मेजर्स वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। सरकार नहीं चाहती वो स्थिति आ जाए, इसके लिए पहले वो देश की जनता को एक तरह से जागरूक कर रही है और एक सटल मैसेज भेज रही है सारी राज्य सरकारों के लिए भी कि आप अपने फाइनेंसेस पे देखिए। कल ही मैं आपको बता देता हूं कि तमिलनाडु के अंदर जो नए मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, उन्होंने डीएमके सरकार को बोला है कि इन्होंने तमिलनाडु को कर्ज में डुबो दिया है। 10 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं। सरकारी खजाना खाली है और हमारे पास पैसे नहीं है, हम व्हाइट पेपर निकालने वाले हैं, ये बोला है। देखिए एक तरह से देखिए तमिलनाडु या फिर भारत के किसी भी राज्य की बात करें और या फिर हम ग्लोबल जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है उसकी बात करें, उसके लिए भारत को तैयार तो रहना पड़ेगा। भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, और लेकिन आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस जो है वो सिर्फ रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता है। वेस्ट एशिया में टेंशन जो है वो बढ़ते हैं तो ऑयल प्राइस पर उसका असर पड़ता है, डॉलर स्ट्रांग होता है और उसका असर सीधा भारत की इकोनॉमी पर, रुपये पर, आम लोगों की डेली लाइफ पर पड़ता है। इसीलिए कैश विड्रॉल्स में तेजी, फ्यूल बचाने की जो अपील और फॉरेक्स प्रेशर को सिर्फ नॉर्मल इवेंट समझने की जो गलती आप कर सकते हैं उससे आगाह यहाँ पर किया जा रहा है। ये साइंस है कि एक चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी के, और अब सवाल ये है कि क्या भारत इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। क्या एनर्जी डिपेंडेंस जो है वो कम करने की स्पीड जो है और तेज होगी, और साथ ही क्या आम आदमी को आने वाले महीनों में महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीने जो है वो सिर्फ मार्केट के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय परिवार की पॉकेट और सेविंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उमेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत